हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही ध्यान से अपनी पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ते होंगे। दोस्तों आज हम एक और मॉडल पेपर खुद से तैयार किए हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा हमारा नज़दीक है, इसलिए हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करना और अधिक से अधिक पढ़ाई करना। तो चलिए हम समय न बर्बाद करके अपने क्लास पर आते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, जेलवेराइन का गठन कब किया गया? तो 1737 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। तो यहाँ हो जाएगा विकल्प ख 1834 ईस्वी में। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 ईस्वी में, 1816 में, 1815 ईस्वी में, 1817 में। तो उसका पराजय कब हुआ? 1815 ईस्वी में। देखिए, हम पहले से इसलिए ट्रिक किए हैं ताकि हमें प्रश्न को हल कराने में थोड़ी सी आसानी हो और हमारा वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए। दिया है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? मैटरनिक ने, बिस्मार्क ने, चार्ल्स दशक ने, इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपके परीक्षा में चार चार विकल्प देखने को मिलेंगे, लेकिन इन चारों विकल्पों में कोई एक विकल्प हमारे सही उत्तर होंगे। तो यहाँ हो जाएगा मैटरनिक ने। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? चौथा प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? वर्ष 1920 तुर्की, वर्ष 1950 फ्रांस, वर्ष 1920 अरब, वर्ष 1920 जर्मनी। तो यहाँ हमारा जो आंसर सही है वह विकल्प क वर्ष 1920 में तुर्की के समर्थकों के सहयोग से खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। इनमें से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो लेटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, पीली मृदा। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा वह आपकी जलोढ़ मृदा होती है। भारत में ये सबसे ज़्यादा विस्तारित है और ये भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और इसका अत्यधिक विस्तार मैदानी क्षेत्रों में अधिक है। अगला प्रश्न, अत्यधिक निस्क्षालन द्वारा बनी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी निस्क्षालन द्वारा बनती है? लेटराइट मिट्टी। हम लोग प्रश्नों को बहुत आराम से, अच्छे से और सरल भाषा में हल करते हुए चलेंगे। तो प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से देखिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के बाद नीचे बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस समय जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं वह आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जो भी क्लास इधर आप लोग को करा रहे हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वह क्लास कहीं ना कहीं लगातार आप देखते रहेंगे और वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? देखिए, सीढ़ीदार कहाँ खेती की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में, अर्थात जहाँ ढाल ढाल जैसे आकृतियाँ होती हैं। तो यहाँ पंजाब, यह भी बहुत पहाड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश, आप लोग खुद देखते होंगे जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हरियाणा,
तो ये उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या है, ये नेपाल से सटा हुआ राज्य है और ये काफ़ी पहाड़ी है। तो यहाँ सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है, यानी सीढ़ी के जैसे छोटे छोटे गांठे काट करके बनाए जाते हैं और वहाँ कृषि करते हैं। निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि, रेगिस्तानी मिट्टी। देखिए, बागान जो होता है यह भी आपका व्यक्तिगत होता है, भूमि भी व्यक्तिगत, रेगिस्तान की मिट्टी मतलब रेगिस्तान में आपकी खेती हो सकती है मिट्टी, लेकिन चारागाह जो होते हैं ये सार्वजनिक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी, इसके पहले भी हम लोग जिक्र किए। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बालोनिया, ब्रुसेल्स, वान, पेरिस। तो यहाँ ब्रुसेल्स हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे वान किसकी राजधानी है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं। और उसके साथ साथ पेरिस किस देश की राजधानी और किस नदी के किनारे, ये दोनों प्रश्न को आप लोग कमेंट्स में जरूर हमें आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? सिंघली समुदाय, श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल, एग्लो इंडियन। तो भारतीय तमिल, भाई भारतीय तमिल लोग श्रीलंका में क्यों जाएंगे? तो ये सीधे सीधे हमारा आंसर पता चला, लेकिन हमारे कुछ बुद्धिमान मित्र होंगे जो बिना ऑप्शन पढ़े ट्रिक कर देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना। आप 4 विकल्प देखिए, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। कभी कभी आंसर सामने होता है लेकिन हम जल्दबाजी के चक्कर में किसी को भी ट्रिक करके परीक्षा में चले आते हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन सारा किए फिर भी हमारा नंबर कट गया। तो ऐसे ही नंबर कटते हैं। श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते हैं? उत्तर और दक्षिण, उत्तर और पूरब, पूर्व और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। तो यहाँ उत्तर और पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादातर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म। तो ये बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? फ्रेंच, डच, डेनिश, जर्मन। ये देखिए, ये वहाँ की सब भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, डेनिश नहीं बोली जाती है। देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? संसाधन, जनसंख्या, औसत आय, इनमें से कोई नहीं। तो औसत आय, औसत आय पे ही देश के विकास को हम मापते हैं, संसाधन में की न की जनसंख्या। किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, इनमें से सभी। तो यहाँ देखिए इनमें से सभी, क्योंकि यहाँ औसत साक्षरता दर भी कहीं न कहीं हमारे विकास का एक बहुत बड़ा आधार होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ऑप्शंस कुछ और था लेकिन हमने काट के इसको कर दिया है। ये नहीं होगा, ये आपका सही है। इनमें से लोगों का स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, तो ये दोनों लगभग आपके मिल जाते हैं। तो एक ये भी इसमें शामिल हो सकता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो केरल विकल्प क हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, जल, खनिज तेल, वायु। अब ध्यान से समझिए, ये तीनों क्या है? ऐसे हैं जो कभी न समाप्त होने वाले, लेकिन यहाँ खनिज तेल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो इजी है, इसका विकल्प भी हो जाएगा खनिज तेल। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? यूएनडीपी, एमएनडीपी, यूएनडीसी, यूएमडीपी। तो यहाँ हो जाएगा यूएनडीपी। चलिए आगे एक दो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण
की जरूरत क्यों पड़ी? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा जरूरी था। इस अधिनियम से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान आसानी से और तेजी से हो सकता है, इसलिए हमें उपभोक्ता अधिनियम लाना पड़ा। अगला हमारा प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियां किसे कहा जाता है? आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग किया जाता है। ये गतिविधियां लोगों द्वारा अपनी आजीविका कमाने और धन अर्जित करने के लिए की जाती है। आर्थिक गतिविधियों का प्रतिफल मौद्रिक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां, तृतीयक गतिविधियां। अगला प्रश्न, भारत में खनिज तेल के वितरण एवं उपभोग का वर्णन कीजिए। भारत में खनिज तेल का वितरण और उपभोग इस प्रकार है। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल भंडार 17 अरब टन है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में कच्चे तेल के खपत के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा खपत अमेरिका, चीन, उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का सिर्फ 1% होता है, यानी कच्चा माल देखा जाए, कच्चा तेल का उत्पादन यानी निर्माण भारत में कितना परसेंट? मात्र 1%। इसीलिए वह दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीद करके लाता है, यानी अपने देश में लाया जाता है। असम में सबसे पुराना खनिज तेल का कुआं और रिफाइनरी है। कहाँ? डिगबोई में, असम के डिगबोई में। मुंबई के तटीय क्षेत्रों में भी खनिज तेल का कुछ भाग पाया जाता है। पेट्रोलियम शक्ति से चलने वाले सभी साधन बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोगी हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगला देखते हैं, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघवाद की 4 विशेषताएं ये हैं। संघवाद में सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा स्तर होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान के जरिए केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा होता है। स्वतंत्र न्यायालय होता है या होते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। संघवाद में सरकार की वित्तीय आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट उल्लेख होता है। भारतीय संघवाद मॉडल को अर्धसंघी यानी अर्धसंघी आधा संघ प्रणाली कहा जाता है। इसमें महासंघ और संघ दोनों के तत्व होते हैं। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मॉडल पेपर हमने चुन करके बनाए थे। प्यारे साथियों, आप लोग के प्यार से, सपोर्ट से ही हमारे इस नए चैनल को प्रोत्साहन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखिए, आपके कमेंट से, आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम क्लास को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल को
पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए।